Let us study chapter number 3 from class 6th Geography. चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी किस तरह की मूवमेंट्स करती है, किस तरह की मोशंस करती है और इन गतियों को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ क्या कहलाती हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो क्या है, घूर्णन है। घूर्णन यानी कि रोटेशन। और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी एक स्थिर कक्ष में घूमती है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दैट इज कॉल्ड घूर्णन यानी कि रोटेशन। और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है एक स्थिर कक्षा में तो उसे हम कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन। अब रोटेशन में, घूर्णन में और रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रोटेशन यानी कि घूर्णन, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तब उसको घूमने में 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लगते हैं। दैट मीन्स पृथ्वी के घूर्णन से दिन बनता है। ये एक दिन का समय अपने अक्ष पर घूमने में लेती है और जब वो अपने अक्ष पर घूम लेती है पूरा तो क्या बनता है, एक दिन बनता है। यानी कि घूर्णन से ही दिन और रात बनते हैं। और जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, एक स्थिर कक्षा में घूमने में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमती है। उस कक्ष में, निश्चित कक्ष में घूमने में उसको 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। यानी कि 365 इंटू 1/4 डेज लगते हैं। तो यानी कि ये लगभग 1 साल का समय लेती है सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने में। तो दैट मीन्स परिक्रमण से वर्ष बनते हैं यानी कि ईयर्स बनते हैं रेवोल्यूशन से। और पृथ्वी किस तरह से सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में चक्कर लगाती है ये हमने जियोग्राफी के ही चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, जिसका नाम था सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति। आप जियोग्राफी के चैप्टर 1 को रीड करना चाहते हैं तो आप NCERT क्लास 6 जियोग्राफी प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से इस लेसन को रीड कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इस लेसन में। पृथ्वी का अक्ष, अभी हमने रीड किया कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, यानी कि पृथ्वी की जो रोटेशन है वो क्या है। पृथ्वी की रोटेशन है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है। ये अक्ष क्या है, ये अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब वास्तविक ऐसी कोई रेखा नहीं है बल्कि कि एक काल्पनिक रेखा है जिसे कि पृथ्वी का अक्ष माना गया है, जिसके चारों ओर ये चक्कर लगाती है तो घूर्णन गति कहलाती है और दिन और रात बनते हैं। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष क्या करता है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमें पता ही है कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सभी ऊष्मा, ताप और प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। तो पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी होती है। मतलब क्या है, पृथ्वी एक गोले की तरह से है और जो सूरज है उस एक समय पर वह आधे भाग पर ही पृथ्वी को रोशनी प्रदान कर पाता है। सूर्य की ओर जो भाग होता है वहाँ दिन होता है, जबकि जो सूर्य से दूसरी ओर भाग होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखिए चित्र 3.2 को देखते हैं हम पहले। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, अक्ष है एक, और जो अक्ष है वो क्या करता है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक अंधेरे भाग में और दूसरा प्रकाश वाले भाग में। और जब ये इस भाग को दो भागों में बांटता है तो इसे क्या कहा गया है, इस
वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहा गया है, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया है। अब देखो आगे वही लिखा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। और ये पृथ्वी की दैनिक गति है। हमें पता ही है कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, 24 घंटे का समय लेती है अपने अक्ष पर घूमने में, जिसकी वजह से दिन बनता है। और जब दिन बनता है यानी कि हर रोज़ ये मूवमेंट होती है, तो ये क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। अब देखिए आगे क्या है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है। किसने बताया था ये हमें? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। ठीक है। अब क्वेश्चन किया गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। हमें पता है कि पृथ्वी के घूर्णन करने से दिन बनते हैं या रात होती है, दिन और रात होते हैं। तो ऑब्वियस सी थिंग है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। और जो सूर्य से दूसरी ओर का भाग होगा वहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरी तरह ठंड पड़ती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का ताप और प्रकाश जो है वो नहीं पहुँच पाएगा। और अगर इस तरह की अवस्था हो जाए कि एक जगह हमेशा ही ठंड है, एक जगह हमेशा ही गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। हमने रीड किया कि परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन क्या है। ऐसी गति पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी इस गति को पूरा करने में या सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 से ही 1/4 यानी कि 365 इंटू 1/4 डेज़ का टाइम लेती है। हम लोग 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वो 1/4 डेज़ का टाइम लेती है, 1/4 यानी कि 6 घंटे का टाइम, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और वो 1/4 यानी कि 1/4 हिस्से का टाइम लेती है, तो यानी कि 6 घंटे का टाइम हो गया। तो ये जो 6 घंटे हैं हम इसमें नहीं जोड़ते, ताकि पूरे 365 डेज़ का एक वर्ष बन जाए। और बाद में क्या करते हैं, इन 6 घंटों को 4 वर्षों के बाद 4 वर्षों में प्रत्येक 6 घंटे को जोड़कर पूरा एक दिन बना देते हैं, जिससे कि हर 4 वर्ष के बाद जो चौथा साल होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और जो एक एक्स्ट्रा डे इसके अंदर जोड़ा जाता है वो हर साल फरवरी में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप साल में 29 दिन होते हैं। यानी कि वो जो एक्स्ट्रा दिन बनता है वो फेब में यानी फरवरी में जोड़ दिया जाता है। और प्रत्येक जो 4th ईयर होता है वो क्या है, लीप ईयर होता है। और जो लीप ईयर होते हैं उनका जो सन होता है वो टोटली 4 से डिवाइड होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2000 की, तो 2000 क्या है, लीप ईयर है। कैसे पता चलता है हमें, हम इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन इट इज़ लीप ईयर। इसी तरह से 2020 क्या है, एक लीप ईयर था। ठीक है। और इसके बाद 2024 लीप ईयर होगा। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट इसे हम कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष को लगभग 4 ऋतुओं में, मुख्य 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में। और ये ऋतुएं क्यों होती है, ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष क्या स्थिति है। जब पृथ्वी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाती है तो गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जब ज़्यादा दूर चली जाती है तो शरद ऋतु होती है। और इसी तरह से वसंत या अन्य ऋतुएं बनती। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है। वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। क्यों होता है ये हम देखते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें इस टाइम पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर सीधी क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में जो कि कर्क रेखा के आसपास है वहाँ पर बहुत अधिक ऊष्मा जाती है। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले लगभग भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है और 6 महीने तक लगातार रात होती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले एरियाज की यहाँ पर बात की गई है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और ऐसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे उत्तर अयनांत? क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं और वहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और 21 जून का जो दिन है वो सबसे लंबा दिन बन जाता है सूर्य की अधिक प्रकाश होने की वजह से। और 22 दिसंबर को अगर हम बात करते हैं तो यही स्थिति क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को उत्तर की ओर झुका होता है सूर्य और 22 दिसंबर को दक्षिण की ओर झुका होता है। और दक्षिण की उत्तर की ओर क्या है? ग्लोब में अगर हम उत्तर की ओर देखते हैं तो कर्क रेखा है और दक्षिण की ओर देखते तो मकर रेखा है। जब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें दक्षिण की तरफ सीधी पड़ती है, ना कि उत्तर की तरफ। और दक्षिण की तरफ कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो जब सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव की तरफ सीधी पड़ती है तो ये किरणें कहाँ जाकर पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में उस टाइम पर प्रकाश हो जाता है। इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन लंबा दिन होता है और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। दक्षिणी अयनांत यानी कि विंटर सोलिस्टाइस कहा जाता है इस स्थिति को। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। देखो, हमने पहले बात की 21 जून की, जिसे हम उत्तरायणात कहते हैं क्योंकि उस दिन कर्क रेखा के पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा होती हैं और जो उत्तरी भाग है वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए इस स्थिति को उत्तरायणात कहा। और इसी के विपरीत 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है यहाँ पर, तो इसे दक्षिणायनात कहा। अब हम बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की। इन दोनों दिन को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और विषुवत वृत्त हमें पता है क्या है? ग्लोब का जो मिडल पार्ट है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव यानी कि इक्विनॉक्स कहा जाता है। विषुव यानी कि इक्विनॉक्स मतलब समान, बराबर, क्योंकि इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसी तरह से 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। 23 सितंबर को क्या था? उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु थी, लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और इसी तरह से 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु थी तो 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में सर्द ऋतु होती है। मतलब ऋतुएं जो हैं वो एक दूसरे के रिवर्स होती है उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में 23 सितंबर और 21 मार्च को। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण दिन और रात बनते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। So this was the chapter number 3 and thanks for watching. Please share and subscribe our channel also.